डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त सऊदी अरब के विजिट पर हैं और इसके अलावा उन्होंने दूसरी गल्फ स्टेट्स के भी विजिट करने हैं, लेकिन उसमें इजराइल शामिल नहीं है। जी हां, ये पॉलिसी शिफ्ट ट्रंप की तरफ से क्यों आ रहा है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब का तारीखी विजिट, तारीखी मैं इसको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वहां पर जो उन्होंने एक टोन सेट करने की कोशिश की है, एक फ्यूचर डायरेक्शन जो सेट करने की कोशिश की है, वो हिस्टोरिक है और वो पास्ट की यूएस एडमिनिस्ट्रेशंस को डिफाई करती है। जो तकरीर डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है वहां पर बैठकर, उसने बड़े बड़ों को परेशान करके रख दी है। और आपने वो देखा होगा जेस्चर मोहम्मद बिन सलमान का, इस तरह वाला जो उन्होंने बड़ा ही वेलकम किया डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच के कुछ हिस्से को, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। हम इनकी ज़बरदस्त बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे और देखेंगे कि सऊदी अरब और ट्रंप आपस में मिलकर क्या करने जा रहे हैं और इसमें इजराइल कहां पर खड़ा है। वैसे तो पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से भी बहुत सी खबरें थीं, लेकिन मैंने ज़रूरी समझा कि इस टॉपिक को कवर करूं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की हम जब भी बात करते हैं तो यूट्यूब उसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है पहले उसको कवर किया जाएगा। पाक इंडिया से रिलेटेड भी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको भी हमने आपको कहा था कि कवर करते रहेंगे और आज की इस वीडियो में हम उसको थोड़ा सा कवर करेंगे, लेकिन मेन फोकस हमारा होगा डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब का विजिट और क्यों इजराइल को इग्नोर किया जा रहा है और क्या एक ऐसी तारीखी स्पीच की है जिसको सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ हूं और मैं आपके साथ ये सारी शेयर करूंगा। क्या एग्रीमेंट्स हुए हैं और मजीद क्या डील्स हुई हैं, आइए जानते हैं। तो ग्लोबल मीडिया की बात करें पाकिस्तान और इंडिया की जंग के हवाले से, तो मज़ीद ख़बरें आ रही हैं जो पाकिस्तान के नैरेटिव को सपोर्ट करती जा रही हैं और चाइनीज़ वेपन्स को वो मज़ीद एनालाइज कर रहे हैं और हैरान हो रहे हैं कि किस तरह चाइनीज़ टेक्नोलॉजी ने यूरोपियन टेक्नोलॉजी को मात दी है। जो बात मैंने पहले कही थी वो अब ब्लूमबर्ग कर रहा है। ब्लूमबर्ग ये कह रहा है कि चाइना के इक्विपमेंट ने सबको हैरान करके रख दिया कि आज से पहले ये कहा जाता था कि चाइनीज़ माल जंक होता है, लेकिन उस जंक माल ने यूरोपियन माल को शिकस्त दी है, राफेल तैयारों को गिराया है और S-400 को काउंटर करने में मदद की है। S-400 के हवाले से भी हमने देखा मोदी की कुछ ऑप्टिक्स। पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि आदमपुर बेस पर S-400 की बैटरीज को हमने उड़ाया है। मोदी उस एयरबेस पर पहुंच गए और भारत की जो एयरफोर्स के लोग थे उनसे बड़ी गर्मजोशी से मिले और मोदी ने अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए वहां ऐसी तस्वीरें खिंचवाई और उनको सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिससे एक बार फिर उन्होंने अपनी ज़ात को बूस्ट करने की कोशिश की। और हमने देखा इस तस्वीर में कि बैकग्राउंड में S-400 के लॉन्चर्स देखे जा सकते थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये मोदी और भारत की जानिब से दुनिया को एक पैगाम दिया गया है कि देखो, पाकिस्तान ने कोई S-400 तबाह नहीं किया, हम उसके सामने खड़े हुए हैं। लेकिन वहां पर मजीद मिलिट्री एक्सपर्ट्स आ गए, उन्होंने ये कमेंट किया, ट्विटर की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने ये कमेंट किया कि पाकिस्तान ने तो क्लेम किया था एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरीज उड़ाने का, लेकिन मोदी साहब ने दिखा दिए S-400 के लॉन्चर्स। तो लॉन्चर्स और बैटरीज में बड़ा फ़र्क है और ये भी कोई इतना सिंपल नहीं है कि अगर एक S-400 का यूनिट तबाह हुआ तो दूसरे यूनिट को वहां पर लाकर खड़ा कर दिया गया। उन्होंने सिंपली लॉन्चर्स दिखाए, जबकि पाकिस्तान ने लॉन्चर्स को तबाह करने का क्लेम ही नहीं किया था। पाकिस्तान ने तो कहा था कि हमने इसकी बैटरीज उड़ाई हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें मज़ीद शक व शुबहात को जन्म देती हैं। पाकिस्तान का जो क्लेम है, जो अभी तक इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं हो सका जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मोदी का जो ये इक़दाम है ये बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए आप इस हवाले से क्या समझते हैं। और जो मेरा वादा है कि जैसे ही मज़ीद इन्फॉर्मेशन आती जाएगी इस पूरी जंग के हवाले से, हमने क्या सीखा है मॉडर्न वॉरफेयर के हवाले से, S-400 के बारे में जब हमने पढ़ा तो मज़ीद पता चला कि भारत की जो इंटीग्रेशन थी बाकी सिस्टम्स की, अपनी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और रेडार सिस्टम्स के साथ, वो इतनी ज़बरदस्त नहीं थी। S-400 एक रशियन प्रोडक्ट है और रशिया जब अपने यहाँ इसको यूज़ करता है तो वो एक बड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट होता है, क्योंकि उसकी सारी इंटीग्रेशन वहां पर रशियन कम्युनिकेशन सिस्टम्स के साथ होती है। रशियन सैटेलाइट्स, रशियन रेडार सिस्टम्स और रशियन टेक्नोलॉजी, रशियन एयर कंट्रोल्स। लेकिन भारत का अलमिया क्या है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में वो अमेरिका से मदद लेते हैं, ड्रोन्स में वो इजराइल से मदद लेते हैं और भी बहुत सी चीज़ें इजराइल इनको प्रोवाइड करता है। एयर डिफेंस सिस्टम ये रशिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और तैयारे ये फ्रेंच इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी टेक्नोलॉजीज आपस में बैड इंटीग्रेशन के साथ चलती हैं और ये हमने
आपको इस झड़प से पहले ही बता दिया था कि इनकी इंटीग्रेशन बड़ी ख़राब हो सकती है, कंपैटिबिलिटी नहीं है इनकी। तो वही चीज़ें सामने आ रही हैं कि क्यों इनका S-400 भी फेल हुआ है और क्यों इनके राफेल तैयारे गिरे हैं, किस तरह पाकिस्तान ने इनके पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम कर दिया था। और विजिबिलिटी थी, इंडियन एयर स्पेस की विजिबिलिटी थी पाकिस्तान के पास पूरा कंट्रोल था। और ये पाकिस्तान ने चाइना की मदद से किया है, चाइनीज सैटेलाइट्स की मदद से किया है, चाइनीज टेक्नोलॉजी की मदद से किया है, चाइनीज एयरक्राफ्ट्स की मदद से किया है। और एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एवेक्स तैयारे जो होते हैं, जो रेडार सिस्टम को मॉनिटर करते हैं, उनकी मदद से किया है। ये पाकिस्तान ने स्वीडन से भी लिए हुए हैं और चाइना से भी लिए हुए हैं। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था ग्लोबल मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान और इंडिया की जंग के हवाले से, और वो दोस्त ममालिक जिन्होंने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है, जिसमें आज़रबाईजान, तुर्की, चाइना शामिल हैं ऑफिशियली। लेकिन अनऑफिशियली डिजिटल स्पेस की बात करें, बांग्लादेशी नंबर 1 है। और भारत की बात करें तो भारत इन सारे मुल्कों का बॉयकॉट करने की बात कर रहा है। तुर्की का वो बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं, आज़रबाईजान का और चाइना का। इवन उनके ट्रैवल एजेंट्स, एयरलाइंस पोस्टें लगा रहे हैं कि अब हमने इन मुल्कों का रुख नहीं करना। और ये हमने पिछली वीडियो में ही एक्सप्लेन किया था कि जयशंकर पर तनकीद हो रही थी कि जब आधी दुनिया पाकिस्तान के साथ है और आधी आपके खिलाफ है, तो आप क्या डिप्लोमेसी कर रहे हो। ना सिर्फ ये ममालिक जो कि पाकिस्तान के कैंप में हैं, वो मुल्क जो दुनिया समझती है भारत का बड़ा पक्का यार है, अमेरिका बहादुर, उसने भारत के साथ क्या हाथ किया है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने, कि कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज कर दिया है। वो भी हमने देखा है कि किस तरह, मतलब ये जो मीडिएशन की है डोनाल्ड ट्रंप ने, इससे भारतीयों को बड़ा गुस्सा चढ़ा है कि जी कश्मीर इशू पाकिस्तान और भारत का एक बायलैटरल इशू है, हम तीसरे मुल्क को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जब आप नहीं करते बातचीत आपस में, तो आपको मीडिएशन की जरूरत पड़ती है। और अभी हमने देखा है कि किस तरह DGMOs, DG मिलिट्री ऑपरेशंस, दोनों साइड के उन्होंने बातचीत की है, उन्होंने डी एस्केलेशन की बात की है, क्योंकि वॉर टाइम्स में जो ट्रूप फॉर्मेशन होती है बॉर्डर्स पर, वो चेंज हो जाती है। तो किस तरह उसको नॉर्मल स्टेट पर लाना है, उस हवाले से बातचीत हुई है। प्रिजनर्स के तबादले पर बातचीत हुई है और मिलिट्रीज के दरमियान एक डी एस्केलेशन की अंडरस्टैंडिंग तय पा रही है। LOC का मुआहदा 2003 वाला, मुशर्रफ के दौर वाला, और 2021 इमरान खान के दौर वाला, उसको दोबारा रीइंफोर्स करने की बात हो रही है। और ये भारत के साबका आर्मी चीफ ने भी कह दिया है कि वॉर इज़ नॉट रोमांटिक। ये जो घर बैठे बैठे जंग की बातें करते हैं, ये खुद ज़रा बॉर्डर पर जाएं, फिर मैं इनसे पूछूंगा। और वॉर मॉन्गरिंग की ज़्यादा बातें वो लोग करते हैं जो बॉर्डर एरिया से दूर रहते हैं, जो बॉर्डर एरियाज पर होते हैं ना, जो LOC पर होते हैं। ज़रा उनसे पूछें कि जंग क्या होती है जब आपके घर से मिसाइल गुजरता है ऊपर। मैंने यहाँ पर लाहौर में बैठे आवाज़ें सुनी थी इंडियन ड्रोन्स की, उनको मार गिराने की। तो एक पैनिक क्रिएट होता है लोगों में। लेकिन भारत चूंकि बहुत बड़ा मुल्क है, वो दूर, वो जो उधर वो बैठे होते हैं जी, लखनऊ में या बिहार में या छत्तीसगढ़ में, वो सेंट्रल इंडिया में या कहीं दूर, वो कमेंट कर रहे होते हैं कि जी करो करो जंग करो। लेकिन आप पूछें जम्मू वालों से, अमृतसर वालों से, गुजरात वालों से, राजस्थान वालों से कि क्या होती है जंग की कैफियत। और इवन पाकिस्तान के भी जो बॉर्डर एरियाज हैं, बड़ा आसान होता है जंग करना, लेकिन जब मुसल्लत होती है फिर पता चलता है। तो दोनों आर्मीज इस हवाले से डी एस्केलेशन के हवाले से काम कर रही हैं। लेकिन मोदी और उनके जो फनेटिक सपोर्टर्स हैं, उनको जंग की लत लगी हुई है। लेकिन मोदी को अब रियलिटी चेक मिला है और अब वो बैकफुट पर गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने इसको करवाया। और डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब में भी खड़े होकर इसको कहा कि मैंने इनके दरमियान दोस्ती कराई है। मैंने कहा जाओ दोनों मुल्क आपस में एक अच्छा सा डिनर करो। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस विजिट के ऊपर कि इन्होंने वहां पर क्या छक्के मारे हैं सऊदी अरब में। ये द इकोनॉमिस्ट में भी एक और आर्टिकल आ गया है कि वाई इंडिया इज अनॉयड बाय इट्स सीज फायर विद पाकिस्तान, यानी कश्मीर इशू को जो इंटरनेशनलाइज कर दिया गया है ट्रंप की जानिब से, भारतीय बड़ा गुस्से में है कि ये तो हमारा दोस्त है और कश्मीर इशू को वो इंटरनेशनलाइज कर रहा है। तो सऊदी अरब के साथ इनकी तकरीबन $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट डील हुई है। सऊदी अरब करेगा $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अमेरिका में, और वो $1 ट्रिलियन तक भी पहुंच सकती है। और इसके अलावा $142 बिलियन की डिफेंस डील फाइनलाइज हुई है। ये पाकिस्तान के पूरे GDP का तकरीबन 33% बनता है। हमारा $350 बिलियन से जायद का GDP है, और यहाँ पर $142 बिलियन, तकरीबन $150 बिलियन की सिर्फ डील हो रही है, मिलिट्री इक्विपमेंट की डील, जो कि अमेरिका सऊदी अरब को प्रोवाइड करेगा, जिसमें लेटेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट होगा। इसके अलावा एनर्जी और माइनिंग सेक्टर में भी इनकी डील्स हुई हैं डोनाल्ड ट्रंप के विजिट में।
हमने डिस्कस करना है डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक तारीखी स्पीच किया उसको आपने मिस नहीं करना। पहले हम जरा इनकी टेक्निकल डिटेल्स को देख लें। तो इस डील में स्टेट ऑफ द आर्ट वॉर फाइटिंग इक्विपमेंट और सर्विसेज यूएस फर्म्स प्रोवाइड करेंगी सऊदी अरब को, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम्स शामिल होंगे, मिसाइल सिस्टम्स शामिल होंगे, एयरफोर्स इक्विपमेंट, स्पेस और मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से डिफेंस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, यानी हर उस एरिया में जहां पर आपको मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, चाहे वो समंदर हो, चाहे जमीन हो, चाहे फिजा हो, हर एरिया में अमेरिका अब इनको लेटेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट देगा। और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स भी की जाएंगी। और इसका सबूत हमें यहां से मिलता है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमेरिका के टॉप टेक बिलियनर्स भी सऊदी अरब में मौजूद थे। ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन और इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के साथ वहां पर मौजूद थे और उन्होंने वहां पर टॉप सऊदी बिजनेस ऑफिशियल से मुलाकात की है। इस मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान की जो केमिस्ट्री थी वो देखने वाली चीज थी। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। डोनाल्ड ट्रंप के प्लेन को सऊदी एयरफोर्स ने एस्कॉर्ट किया। इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांस्टेंट गपशप चलती रही और वो दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए मुस्कुरा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया और बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्टिक्स थे। अनलाइक बाइडन का वो 2021 वाला विजिट जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि कितना रूड बिहेवियर था मोहम्मद बिन सलमान का बाइडन की तरफ, जब उन्होंने हाथ भी नहीं मिलाया था कोरोना का बहाना बनाकर, सिर्फ एक फिस्ट बम से ही काम चलाया था। और यहाँ डोनाल्ड ट्रंप के साथ हर किस्म की क्लोजनेस हमने देखी क्योंकि इनका बॉन्ड बड़ा नेचुरल है। और ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों ये इतने करीब आ रहे हैं और क्यों इनका बॉन्ड नेचुरल है और क्यों इजराइल को एक्सक्लूड किया जा रहा है, इजराइल को आइसोलेट किया जा रहा है इन दोनों की जानिब से मिडिल ईस्ट के अंदर। सऊदी अरब अमेरिकन मिलिट्री इक्विपमेंट का दुनिया का वन ऑफ द टॉप बायर्स में से है और इनकी दहाइयों पुरानी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जिसमें अमेरिका इनको सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी मदद करता है और सऊदी अरब किसी हद तक अमेरिका की मर्जी के साथ दुनिया में ऑयल सप्लाई करता है। और इस इत्तेहाद को बाइडन एरा में शदीद धचके लगे थे जब बाइडन इनसे कांस्टेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ऑयल सप्लाईज को बढ़ाएं, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने रूस के साथ मिलकर ऐसा करने से इनकार कर दिया। और पिछले 5-6 सालों में हमने देखा है कि सऊदी अरब की पॉलिसी में एक बड़ा क्लियर चेंज आया है। उन्होंने अमेरिका पर अपनी डिपेंडेंस कम करने की कोशिश की है। उन्होंने रूस के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाया है और चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को नेक्स्ट लेवल पर लेके गए हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है चाइना के साथ सऊदीज ने। ईरान के साथ उन्होंने ताल्लुकात सही कर लिए हैं और इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि पहले जो सिर्फ अमेरिका पर डिपेंडेंस थी, अब सऊदीज भी डिफरेंट जगहों पर अपने कदम जमा रहा है पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही कमाल डिप्लोमेसी के जरिए। लेकिन अमेरिका को भी वो एलियनेट नहीं कर रहे और ट्रंप के आने के बाद एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनके ताल्लुकात में पुरानी वाली गर्मजोशी देखी जा सकती है जो अभी नजर आ रही है हमें। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर जो स्पीच की है उसने ग्लोबल इस्टेब्लिशमेंट को एक बहुत बड़ा धचका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप शायद हिस्ट्री के वो पहले प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने अमेरिका की गलतियों को पिन पॉइंट किया है सऊदी अरब में खड़े होकर और इंटरवेंशनिज्म के खिलाफ बात की है, अमेरिकन इंटरवेंशनिज्म के। और पहली बार उन्होंने क्लियर कट अल्फाज में कहा है कि हम पूरी दुनिया के साथ पीस और प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं और जंगों का खात्मा चाहते हैं। और सऊदी अरब में खड़े होकर उन्होंने उन अमेरिकन लॉबीज को निशाना बनाया जिन्होंने हमेशा से जंगों को हवा दी है और रिजीम चेंज ऑपरेशंस किए हैं। बेसिकली अमेरिकन इंटरवेंशनिज्म के खिलाफ खुद एक अमेरिकन प्रेसिडेंट बोल पड़ा है। सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट की तरक्की की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हैं ये कोई अमेरिकन इंटरवेंशनिज्म की वजह से नहीं हुई बल्कि यहाँ के अपने लोगों की स्किल्स और मेहनत की वजह से हुई है। ये अमेरिकी प्रेसिडेंट कह रहा है। Before our eyes, a new generation of leaders is transcending the ancient conflicts of tired divisions of the past and forging a future where the Middle East is defined by commerce, not chaos. And it's crucial for the wider world to note this great transformation has not come from Western interventionists or flying people in beautiful planes giving you lectures on how to live and how to govern your own affairs. No, the gleaming marvels of Riyadh and Abu Dhabi were not created by the so-called nation builders, neocons, or liberal nonprofits like those who spent trillions and trillions of dollars failing
to develop Kabul, Baghdad, so many other cities. Instead, the birth of a modern Middle East has been brought by the people of the region themselves, the people that are right here, the people that have lived here all their lives, developing your own sovereign countries, pursuing your own unique visions and charting your own destinies in your own way. It's really incredible what you've done. In the end, the so-called nation builders wrecked far more nations than they built, and the interventionists were intervening in complex societies that they did not even understand themselves. They told you how to do it, but they had no idea how to do it themselves. उन्होंने कहा कि इट इज़ क्रूशल फॉर द वर्ल्ड टू नो दिस ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ नॉट कम फ्रॉम वेस्टर्न इंटरवेंशनलिस्ट और फ्लाइंग पीपल इन द ब्यूटीफुल प्लेन्स गिविंग यू लेक्चर्स ऑन हाउ टू लिव एंड हाउ टू गवर्न योर ओन अफेयर्स। यानी जो आपको लेक्चर्स देते हैं कि इस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, इस तरह डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, ये जो इनके एक एजेंडाज होते हैं, स्वीट जेस्चर्स होते हैं, उसके पीछे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड होती है और उसकी आड़ में आपके मुल्क में इंटरवेंशन की जाती है। और एग्जैक्टली यही बात हमने आपको 3 साल पहले बताई थी जब शी जिनपिंग और बाइडेन की मीटिंग हुई थी ना। तो शी जिनपिंग ने बाइडेन को ये कहा था कि आपकी अपनी वैल्यूज़ हैं, हमारी अपनी वैल्यूज़ हैं, आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते कि हम कौन सी वैल्यूज़ अपनाएं, हम कौन सी डेमोक्रेसी को लेकर आए, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी शायद आपसे बेहतर हो। तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि इस वक्त चाइना के शी जिनपिंग की जो अप्रोच है वही अप्रोच डोनाल्ड ट्रंप की है, इंटरवेंशनिज्म के खिलाफ। मतलब आइडियोलॉजिकली वो इस वक्त चाइना के साथ खड़े हैं। जो अमेरिका में पावरफुल हलकों की एक हमेशा से सोच रही है ना कि हमें इंटरवेंशन करनी है, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो या इकोनॉमिक इंटरवेंशन हो, हमें अपने मफादात को सेफगार्ड करने के लिए हर वक्त एक कांस्टेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत है। हमें पाकिस्तान में रजीम चेंज की ज़रूरत है, हमें साउथ चाइना सी में चाइना को तंग करने की ज़रूरत है, हमें यूरोप में रूस को तंग करने की ज़रूरत है, हमें साउथ अमेरिका में रजीम चेंजेस की ज़रूरत है, हमें अफगानिस्तान और इराक में मिलिट्री इंटरवेंशन की ज़रूरत है, हमें मिडिल ईस्ट में अपनी स्ट्रेटेजिक बेसिस की ज़रूरत है। इस चीज़ के ओपनली खिलाफ बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने इन सो कॉल्ड अमेरिकन लॉबीज जो अपने आप को नेशन बिल्डर्स कहती हैं, ट्रंप के मुताबिक इन्होंने ज़्यादा बनाने के बजाय बर्बाद करने को तरजीह दी है। उन्होंने कहा कि देखो यहाँ के रीजन के लोगों की तरक्की देखो कि किसी को लेक्चर दिए बगैर इन्होंने अपनी सोसाइटीज़ को खड़ा किया है। वो कहते हैं कि पीस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस केम नॉट फ्रॉम अ रेडिकल रिजेक्शन ऑफ योर हेरिटेज बट रादर फ्रॉम एम्ब्रेसिंग योर नेशनल ट्रेडिशंस एंड एम्ब्रेसिंग दैट सेम हेरिटेज दैट यू लव सो डियरली। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि हर इलाके की अपनी रियलिटीज होती हैं, अपना बैकग्राउंड होता है, अपना एक नॉर्म होता है, तो उसको इंटैक्ट रखते हुए भी आप तरक्की कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको उसके लिए सो कॉल्ड मॉडर्न होना पड़े यूएस एड की मदद से। बहुत ही तारीखी स्पीच थी और उसके साथ ही उन्होंने सीरिया के ऊपर से भी पाबंदियां हटाने का फैसला किया, जिस पर मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ा ज़बरदस्त जेस्चर दिया। उन्होंने एक्सप्रेस किया डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक इजहार तशक्कुर था उनका, और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर मजाक से कहा कि देखो मैं इस इंसान के लिए और क्या करूं। तो वहाँ पर सारे लोग कहका लगाकर हंस पड़े। सीरिया पर से पाबंदियां उन्होंने हटा ली हैं। इसके अलावा सीरियन प्रेसिडेंट से भी वो मिले हैं। ग्लोबल मीडिया ने इसको कवर करना शुरू कर दिया है कि वहाँ पर न्यू सीरियन प्रेसिडेंट मोहम्मद अल शराब भी मौजूद थे और उनसे भी डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात की है। तो ये भी यूएस की एक चेंज होती हुई पॉलिसी को शो करता है। वैसे तो सीरियंस के पास कुछ रहा नहीं है, सब कुछ उड़ा के रख दिया इजराइल ने, उनका पूरा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो अब बेचारे लूले लंगड़े से हैं और उनके साथ अब ये इनको जो अरब रियासतें हैं और तुर्की इनको उठाने की कोशिश कर रहा है, बेसिकली इनको लेजिटिमेसी प्रोवाइड करवा रहा है। और इसके अलावा इस तकरीर में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को भी ऑफर की कि हम आपके साथ एक नया फ्यूचर सेट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दुश्मनियां तो लोग पालते हैं लेकिन कोई भी दुश्मनी परमानेंट नहीं होती। हम पास दुश्मनों के अब दोस्त बन चुके हैं, लिहाजा हम ईरान को भी ऑफर कराते हैं कि वो हमारे साथ टेबल पर बैठे। इसके बाद इन्होंने कतर भी जाना है, यूएई भी जाना है, लेकिन इस रीजन में आए हुए हैं और अमेरिका के सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनर इजराइल में नहीं जाना उन्होंने। इसकी क्या वजह है? इस पर बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं और इस हवाले से मैंने काफ़ी स्टडी किया है। कुछ जवाब तो हमें इस वीडियो को देखकर ही मिल जाते हैं जो हमने डिस्कस किया था कि अमेरिका सऊदी अरब के साथ एक नई न्यूक्लियर डील के हवाले से निगोसिएशंस कर रहा है और उसमें इजराइल को एक्सक्लूड कर दिया गया है। जबकि बाइडेन एरा में ये चीज़ शामिल थी कि अगर सऊदी अरब इनके साथ कोई बड़ी डील करता है अमेरिकन के साथ, जिसमें बहुत बड़ी सिक्योरिटी डील होगी जो ट्रंप ने कर दी है, उसमें इजराइल की नॉर्मलाइजेशन भी शामिल होगी कि सऊदी अरब इजराइल को नॉर्मलाइज करेगा। लेकिन इस बार कुछ डिस्कस नहीं किया गया
और इस हवाले से बहुत सी खबरें ये भी आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इस वक्त इजराइल से इख्तलाफात चल रहे हैं। इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप की बात का मान नहीं रखा और जो ट्रूस करवाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, एक सीज फायर एग्रीमेंट, इजराइल उसकी दिन ब दिन धज्जियां उड़ा रहा है। और इवन डोनाल्ड ट्रंप भी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि गजा के लोगों तक फूड पहुंचनी चाहिए। वहां पर एक जबरदस्त फूड क्राइसिस चल रहा है, बच्चे वहां पर मेल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं, बच्चों की आईसाइट वीक हो रही है सिर्फ और सिर्फ खुराक की कमी की वजह से। फूड ट्रक्स आसपास खड़े हुए हैं गजा के, लेकिन उनको इजराइल एंटर ही नहीं होने दे रहा। तो इस चीज पर डोनाल्ड ट्रंप के तहफ्फुज़ात हैं। सीज फायर के हवाले से नेतन्याहू नहीं मान रहा, 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की थी वो नेतन्याहू नहीं मान रहा। सऊदी अरब भी अपने पॉइंट पर अड़ चुका है कि जब तक जो इनका फॉर्मूला था 2 स्टेट सोल्यूशन के हवाले से, एक इंडिपेंडेंट फलस्तीनियन स्टेट के हवाले से, जब तक इजराइल उसकी बात नहीं करेगा हम इसके साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। तो अब वो नॉर्मलाइजेशन वाला जो प्लान है वो अब पिछली सीट पर चला गया, ये ग्लोबल मीडिया भी आपको बता रहा है। और ना सिर्फ ये नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप बात ही नहीं कर रहे नेतन्याहू से, और इजराइल का विजिट इसलिए हमें नजर नहीं आ रहा है इतने इंपॉर्टेंट कंट्रीज के विजिट के बीच में। मतलब इनकी आपस में खराब हो चुकी है। और पिछले दिनों ट्रंप ने क्या किया, एक नाकाबिले यकीन चीज कर डाली कि हुसीस के साथ ही उन्होंने एग्रीमेंट कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने इवन हुसीस की तारीफ भी कर डाली कि ये बड़े बहादुर लोग हैं और अब हम इनसे लड़ाई नहीं करेंगे। हालांकि ये वही हुसीस हैं जो अभी तक इजराइल पर मिसाइल मार रहे हैं और इस वक्त हिजबुल्लाह और हमास के साथ साथ इजराइल के टॉप एनिमीज में शामिल हैं, जो ग्लोबल शिपिंग रूट्स को निशाना भी बना रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने उनके साथ ना लड़ने का फैसला किया है और ये भी रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के साथ इख्तलाफात का ही एक शाखसाना है। ना सिर्फ एक बहुत बड़ी डिफेंस डील कर ली है सऊदी अरब से इजराइल को साइडलाइन करके, बल्कि एक नई न्यूक्लियर डील के हवाले से भी बातचीत जारी है, जिसको हमने इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था। इवन उस न्यूक्लियर डील में भी इजराइल नॉर्मलाइजेशन की कोई बात नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अब ये समझ गए हैं कि ये कोई राइट टाइम नहीं है सऊदीज को कन्विंस करने का कि आप इजराइल को तस्लीम करें, जबकि इजराइल अपनी रिलेंटलेस बमबारी जारी रखे हुए है। तो ऐसी सिचुएशन में सऊदी अरब के लिए मुज़क्का खेजी होगा, बहुत ही लॉजिकल होगा कि वो इजराइल के साथ जाकर हाथ मिला लें। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया कि मेरा ख्वाब है कि सऊदी अरब और इजराइल हाथ मिलाएं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि सऊदी अरब अपनी आसानी और अपने टाइम के मुताबिक ये फैसला करेगा, ये उनका डिसीजन है। सऊदी अरब 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करता है और इजराइल इसका नाम लेना भी नहीं पसंद करता, तो इसलिए इजराइल अपने लिए खुद गड्ढे खोद रहा है, अपने सारी जो परेशानी है उनमें इजाफा कर रहा है। आप खुद सोचें, अगर ये फलस्तीनियन स्टेट को मान लेते हैं तो बहुत से ये जो मुस्लिम ममालिक हैं सऊदी अरब वगैरह, इनसे हाथ मिलाने का सोच सकते हैं। MBS ने तो हमें इशारा दे दिया था 7 अक्टूबर से पहले, लेकिन जो हरकतें कर रहा है इजराइल, क्या दुनिया अब इसके साथ बातचीत करेगी? खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट इनसे नाराज हो चुका है। तो ये खुद इजराइल अपने लिए मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। जो अब्राहम अकॉर्ड्स में हमने देखा था, बहुत से मुस्लिम ममालिक के साथ इन्होंने हाथ मिला लिया था, अपने थ्रेट्स को मिनिमाइज किया था। एक बार फिर ये अपनी हरकतों की वजह से फनेटिक डिसीजंस कर रहे हैं और ज्यादा कोई फर्क नहीं है मोदी और नेतन्याहू की अप्रोच में कि इस तरह के रिलेंटलेस डिसीजंस लेके वो अपनी ही लेजिटिमेसी में कमी कर रहे हैं ग्लोबली, और ग्लोबल लेवल पर इनकी क्रेडिबिलिटी कम हो रही है। डोमेस्टिक ऑडियंस को तो शायद खुश कर रहे हैं, लेकिन ग्लोबली अपने आप को दिन ब दिन बदनाम कर रहे हैं और अपने मुल्क का भी नुकसान कर रहे हैं। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन्हीं हरकतों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने अब ज्यादा फोकस मिडिल ईस्ट के अंदर अरब स्टेट्स पर कर लिया है। अमेरिका, जिसके लिए इजराइल हमेशा एक पिवट था मिडिल ईस्ट स्ट्रेटजी के लिए, उसने अब अरब रियासतों को फौकियत देना शुरू कर दिया, क्योंकि डेफिनेटली उनके पास भी पैसा है, उनके पास भी ऑयल है, वो भी लॉबिंग करते हैं। अब वो एक लार्ज स्केल पर मिलिट्री इक्विपमेंट बाय करना चाह रहे हैं, तो सऊदी अरब की स्टैंडिंग में मजीद इजाफा होगा। It may be a signal that the White House sees much more value in deepening commercial and strategic relationships with the Gulf states at the moment, given that Israel remains mired in conflict. और इन सारे इकदामात की वजह से डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट के हवाले से अपना एक विजन लेकर चल रहे हैं, जिसमें वो ज़रूरी नहीं समझते कि इजराइल उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, क्योंकि उनकी नज़र में इजराइल खुद उनकी बात नहीं सुन रहा और डोनाल्ड ट्रंप को अंडरमाइन किया गया है सीज फायर को तोड़कर।
इजराइल की जानिब से। भारतीयों को भी अपने लोगों को बताना चाहिए कि किस तरह हमने डोनाल्ड ट्रंप की बात मानी है, नहीं तो वो फिर हमारे साथ बुरी भी कर सकता था। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कह दिया है कि हमने इंडिया और पाकिस्तान को धमकी लगाई कि मैं ट्रेड खत्म कर दूंगा, तो ये चीज जरा भारत को अपनी आवाम को भी बतानी चाहिए कि उनको डोनाल्ड ट्रंप के रिएक्शन से डर लगा था। और अब देखें इजराइल जिसकी लॉबी इतनी मजबूत है अमेरिका में, उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप उसको साइडलाइन करके अरब रियासतों के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिलिट्री डील्स कर रहे हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इस मैसिव मिलिट्री डील के साथ क्या फ्यूचर में सऊदी अरब का मिलिटरीली इस खित्ते में मजीद कद बढ़ेगा। क्या ये इजराइल के लिए एक चैलेंजिंग डील साबित हो सकती है। क्या आपके ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो शदीद हैं या वो सिर्फ शॉर्ट टर्म नौयत के हैं, वक्ती हैं। और आपके ख्याल में अमेरिका और इजराइल के ताल्लुकात पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या आपके ख्याल में सऊदी अरब और इजराइल की नॉर्मलाइजेशन डील का चैप्टर क्लोज हो चुका है। आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।